हेलो लर्नर्स, वेलकम टू IAS मैराथन बैक विद अ न्यू लेसन। एंड ये लेसन हमारा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई डाउट आपके जहन में रहेगा नहीं, राइट। एंड अगर इसके बावजूद कोई डाउट रहता है आपके, तो क्या करना है आपको पता है ना क्या करना है। यस, कमेंट करना है या फिर आप जो है ग्रुप में मैसेजेस डाल सकते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो आपके डाउट्स हैं वो सॉल्व किए जाएंगे यहाँ पे, राइट। स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। अभी तक अगर आपने लेसन्स नहीं देखे ना लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज के, तो प्लीज़ उसको जाओ और प्लेलिस्ट में जा करके देखो। ए से लेकर के जेड तक चीज़ कराई जा रही है, ठीक है। वर्ड टू वर्ड पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। तो एक तो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इससे कंपेयर करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखे जाएँ तो रिलेटिव और जो कंपैरेटिव अप्रोच है उसके थ्रू अगर हम समझेंगे तो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बिकॉज हमको ये भी तो समझने की ज़रूरत है ना कि वर्ल्ड लेवल पे जुडिशरी कैसे काम करती है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह नहीं है इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर, बिकॉज इंडिया में जो है वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द कीवर्ड, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, जहाँ पर हाँ सुप्रीम कोर्ट जो है वो टॉप पे है एंड हाई कोर्ट्स और उसके बाद जो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है ना, वो सब उनके नीचे आती है, ठीक है। टॉप पे तो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया के, उसके बाद बिलो लेवल पे आते हैं हमारे हाई कोर्ट्स एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह। तो हाई कोर्ट जो है वो स्टेट लेवल पे टॉप पे होती है, ठीक है। एंड देयर इज अ हायरार्की ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और अदर लोअर कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स वगैरह होते हैं। जो एक सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट अडॉप्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर, जब सुप्रीम कोर्ट बना था इंडिया का, ठीक है। तो यूएसए में क्या है, ऑन द अदर हैंड द फेडरल लॉज आर इन्फोर्स्ड बाय द फेडरल जुडिशरी एंड स्टेट लॉज आर इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट जुडिशरी। देखो यूएसए में क्या है, 50 स्टेट्स है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पर। तो इस स्टेट में अगर कोई जुडिशरी है तो वो वहाँ की टॉप जुडिशरी होगी, ठीक है। तो फेडरल के लॉज अलग हैं, वहाँ पर फेडरल के लॉज वाली जो फेडरल जुडिशरी, जो सेंट्रल की जुडिशरी है, टॉप सुप्रीम कोर्ट है, वो सेंट्रल लॉज को देखती है। और जो स्टेट लॉज है उनको कौन इम्प्लीमेंट करता है, इन्फोर्स करता है स्टेट जुडिशरी। तो ये डिफरेंस है। सो यूएसए में हम बोलते हैं डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, डबल सिस्टम ऑफ जुडिशरी है ना, जहाँ पर एक सेंटर में है और एक स्टेट्स में। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट जो है 1950 में 28 जनवरी को बनाई गई, राइट। एंड किसने किसको सक्सीड किया था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को, जो कि 1935 एक्ट के अंदर बनाई गई थी, ठीक। अब पहले क्या होता था, अगर देखो बहुत ध्यान समझो, पहले जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है, अगर उसके अंदर कोई केस चल रहा है तो इसके अगेंस्ट में कहाँ अपील की जानी चाहिए, तो कहाँ अपील कर सकते थे, पहले अपील कर सकते ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल में, ठीक है। जहाँ पे वाइसरॉय वगैरह और जो क्या जो मिनिस्टर्स होते हैं वहाँ के, वो और द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भी बैठा करते थे। फिर वहाँ से फाइनल डिसीजन आता था, विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये 1950 में जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना तो ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल का जो सिस्टम था वो भी ख़त्म हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था वो उससे ज़्यादा पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना। अब इसके आर्टिकल्स देख लीजिए, 124 से लेकर के 147 पार्ट 5 में आते हैं और द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में सब चीज़ें बताई हुई हैं। कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट देखें तो मैंने आपको, देखो हमारी एक सीरीज़ है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया की, इसको एक बार ज़रूर जा करके देखें। उसमें फर्स्ट जजेस के, सेकंड जजेस के, थर्ड जजेस के, वो मैंने बहुत इन डिटेल समझाया है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कॉलेजियम सिस्टम की, राइट। कॉलेजियम सिस्टम की, ये क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम इज बेसिकली अ सिस्टम जिसके थ्रू अब जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, हायर जुडिशरी में। तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में 34 की स्ट्रेंथ है, यानी कि उस टाइम देखो अभी तो 32 थी, लास्ट 2 ईयर्स से 32 थी, है ना। अब जा करके इसी साल इसी साल अप्रैल में, ठीक है, ये स्ट्रेंथ बढ़ा करके 34 कर दी गई, इंक्लूडिंग दिस चीफ जस्टिस, ठीक है। पहले ये 31 थी, फिर 31 से बढ़ा करके 34 कर दी गई। सैंक्शन लिमिट यानी कितने मैक्सिमम जजेस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो ही है। ओरिजिनली कितने थे, ओरिजिनली 8 थे जब सुप्रीम कोर्ट बना था उस टाइम पे, ये जिसमें एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस होते थे, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने प्रोग्रेसिवली अगर हम देखें तो पहले 10 बढ़ा दिए, है ना, फिर 13 कर दिए, 17, 25, फिर 30 कर दिए, फिर 33 कर दिए 2019 में, फिर ठीक है।
अब जजेस का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, देखो उनका सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कुछ भी करने के लिए इसको अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। अब इसको थ्रू राष्ट्रपति के ही इनको अपॉइंट माना जाता है, और चीफ जस्टिस जो है वो इनको अपॉइंट करते हैं बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द अदर जजेस होता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि टॉप और सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, है ना। और हाई कोर्ट के केस में हाई कोर्ट के सीनियर जजेस होते हैं, है ना। लेकिन अपॉइंट तो चीफ जस्टिस और कॉलेजियम ही करता है सुप्रीम कोर्ट का। और जब हम बात करते हैं कॉलेजियम की, तो मैंने उस वाले लेसन में बहुत ही अच्छे से इन डिटेल समझाया, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं, ठीक है। तो जब कंसल्टेशन करते हैं ना चीफ जस्टिस अदर जजेस से, तो और इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, तो इनका जो बेसिकली सबसे पहली बात ये है कि चीफ जस्टिस का अपने मन से ही अपॉइंट कर देना इज नॉट लीगल, इज नॉट अथॉरिटी, इज नॉट अंडर हिज अथॉरिटी, बिकॉज ही इज ऑब्लिगेट to discuss with the other chief justice of the courts, right? और जब कॉलेजियम को चीज देखो, अब यहाँ पर एक ये टॉपिक इसके अंदर दे रखा है कंट्रोवर्सी और कंसल्टेशन, ये मैंने इन डिटेल समझाया हुआ है अपने हमारे इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया की जो सीरीज है इसके अंदर और भी डिटेल में समझाया, यानी कि इससे भी बेहतरीन तरीके से। तो आपको क्या करना है, एक बार जाना है उसको इन डिटेल देखना है अच्छे से, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अच्छे से देखो, पढ़ो, समझो, ठीक है। यहाँ पर उसको दोबारा रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। अब देखो चीफ जस्टिस चुनने का क्या प्रोसीजर है, अपॉइंट किस तरीके से उनके किया जाता है। तो सबसे पहले ये बेसिकली 1950 से लेकर के 1970 तक ये प्रैक्टिस चालू थी कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का उसी को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। लेकिन ये कन्वेंशन जो होता है बेसिकली ये लीगल तो नहीं, आई मीन लॉ में तो नहीं लिखा हुआ था ना कोई रूल में लिखा हुआ था, बट ये एक कन्वेंशन बन चुका था। तो 1973 में कौन प्राइम मिनिस्टर थी, डेफिनेटली श्रीमती इंदिरा गांधी। बट अब मैं उनका नाम यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज सबको पता है कि जब भी चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट किया जाता है उसमें गवर्नमेंट का पूरा रोल रहता है ना, और राष्ट्रपति का। तो एन रे को, ये कन्वेंशन को ब्रेक कर दिया गया, एन रे को अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय सुपरसीडिंग द 3 सीनियर मोस्ट जजेस, यानी कि सीनियरिटी में अगर हम देखें तो एन रे जो है चौथे थे, है ना। तो इनके पहले 3 चीफ जस्टिस आते हैं जब जाके ये बनते, लेकिन उनको सरप्राइज कर दिया। और वो कौन थे 3 सीनियर मोस्ट जजेस, एक थे हमारे JM शेलाद, KS हेगड़े एंड एन ग्रोवर, ठीक है। तो एन ग्रोवर, KS हेगड़े एंड JM शेलाद को हटा करके कौन को लगाया गया, एन रे को, ठीक है। इनको चीफ जस्टिस बनाया गया। फिर 1977 में MU बेग को चीफ जस्टिस बनाया गया बाय सुपरसीडिंग द देन सीनियर मोस्ट जज, कौन था, वो थे हमारे HR खन्ना। देखो यहाँ पर जबरदस्त कहानी बताता हूँ छोटी सी, मैंने उस टाइम पे बताई थी जब हम पढ़ रहे थे ADM जबलपुर केस हम जब पढ़ रहे थे। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एक बार जाकर के देखो। देखो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते वक्त ना आपको लीगल बैकग्राउंड, लीगल आस्पेक्ट क्या है, लीगल जो हियर एंड देयर की जो बातें हैं ना वो सब समझना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ADM जबलपुर केस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एक बार समझना। उस टाइम पे जज कौन थे, उस टाइम पे जज HR खन्ना ही थे, ठीक है। तो उन्होंने राइट टू लाइफ का जो आइडिया था उसको क्या किया था, आर्टिकल 21 उसको अफोल्ड किया था, ठीक है। तो उसका जो जजमेंट था वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया, तो इनको सरपास कर दिया गया और बना दिया गया MU बेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इन्होंने फिर बाद में रिज़ाइन भी कर दिया था। लेकिन गवर्नमेंट के ये डिसीजंस की जो सुपरसीड कर देते हैं ना सीनियर मोस्ट जजेस को, इसको भी कर्टेल कर दिया बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सेकंड जजेस केस। अब ये भी समझा हुआ है मैंने, ठीक है। तो 3 केस तो देखो इतने से पैराग्राफ में से ही आ गए, ठीक है। तो ये 3 केस जो है आपको क्या करने पढ़ने, ठीक है। सेकंड जजेस केस भी मैंने पढ़ा दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन और ओथ की बात करें तो ये सब मैंने आपको पहले बताया, मोस्ट ऑफन हम कह सकते हैं कि सेम ही होती है, ठीक है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और ही शुड हैव बीन द जज ऑफ हाई कोर्ट एंड फॉर 5 years, ठीक है। उसके बाद ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर 10 years, 10 साल के लिए इनको हाई कोर्ट का जजेस होना कंपलसरी है, या फिर 5 साल तक चीफ जज होना चाहिए हाई कोर्ट का। एंड ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है कि अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो नहीं बन सकते, बस प्रेसिडेंट के ओपिनियन में ये डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए, है ना। फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैड नॉट प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम एज कि सुप्रीम कोर्ट का जज कितना होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम एज बताइए ना 65, वो भी आपको पता चलेगा। ओथ एंड अफर्मेशन टू अपहोल्ड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फेथ एंड एलिजियंस, ये सब टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन द लॉज, ये सब बातें। सैलरी एंड अलाउंसेस इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल।
टेन्योर एंड रिमूवल देख लो। टेन्योर ऑफ द जजेस रहता है कि अनटिल ही अटेन्स द एज ऑफ द 65 ईयर्स, है ना। तो ये इसकी मैक्सिमम क्या है एज। एंड ये प्रेसिडेंट को ही अपने रेजिग्नेशन देता है अगर इन्हें रिजाइन करना है तो। एंड ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन इतना ईजी नहीं है, आज तक हटा नहीं है। इसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट, है ना। यहाँ पे हम देखेंगे रिमूवल ऑफ द जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया तो जा सकता है ना। प्रेसिडेंट इसको रिमूव करेंगे, लेकिन ऑन दी क्या, किसके थ्रू? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। इसके लिए क्या चाहिए? एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेज से, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, जो कि 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट इन वोटिंग होती है, ठीक है। और ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं? बिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अब इससे रिलेटेड एक केस भी आया था, एक एक्ट है बेसिकली जिसके थ्रू रिमूवल ऑफ द जजेस किया जा सकता है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 का ये केस था। इसके अंदर प्रोसीजर दे रखा है कि किस तरीके से जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो जब रिमूवल मोशन एक्चुअली जब भी लेकर के आया जाएगा तो उसको 100 मेंबर साइन किए जाने चाहिए लोकसभा के केस में, 50 मेंबर राज्यसभा के केस में। फिर वो स्पीकर चेयरमैन को देंगे, फिर स्पीकर चेयरमैन उस मोशन को अडॉप्ट करेंगे और रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, है ना। एंड अगर उन्होंने इसको एडमिट कर लिया तो ये एक 3 मेंबर की कमेटी बनाएंगे कि क्या चार्जेस लगाए गए उन पर इन्वेस्टिगेशन की जाए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझो। नेक्स्ट आता है कि जो कमेटी है उसके अंदर कौन रहेगा? चीफ जस्टिस और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रहेंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहेंगे और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट रहेगा, ठीक है। अगर ये कमेटी जज को मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के लिए गिल्टी मानती है तो फिर हाउस को वो मोशन के लिए कंसीडर करने के लिए भेजेंगे, है ना। एंड आफ्टर द मोशन इज पास, अगर मोशन पास हो गया बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि स्पेशल मेजोरिटी थी, मैंने आपको बताया 2/3, तो फिर उसके बाद इसको भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास फॉर द रिमूवल ऑफ द जज। फाइनली जो प्रेसिडेंट है वो इसको ऑर्डर दे करके रिमूव कर सकते हैं जज को। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, है ना। हालांकि एक केस हुआ था, जस्टिस वी रामास्वामी ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1991 से 93 तक थे। इंक्वायरी कमेटी बनी थी, इन्होंने इनको मिसबिहेवियर के गिल्टी भी माना गया था, है ना। इनको हटाया नहीं गया था क्योंकि लोकसभा में ये मोशन ही पास नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड कर दिया वोट करने से, है ना। तो यस, उस टाइम पे ऐसा किया जाता था। अब 3 तरह के यहाँ पर हम देखते हैं कि जजेस हैं, एक्टिंग, एडहॉक एंड रिटायर्ड। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन होते हैं? जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब चीफ जस्टिस का ऑफिस वैकेंट हो जाए सडनली, या फिर टेम्पररीली एब्सेंट हो चीफ जस्टिस, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़, ठीक है, तब जो है एक एक्टिंग चीफ जस्टिस आ जाता है। एडहॉक जज क्या होगा? जब कोरम नहीं होता ना किसी भी जजेस को लेकर के हम बात करते हैं। कोरम मतलब कि इतने मिनिमम नंबर ऑफ जजेस होने चाहिए किसी भी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, तो हाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी हाई कोर्ट के जज को एज एन एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है ना। और ये कर सकते हैं जब ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करें, है ना, और प्रेसिडेंट का प्रीवियस कॉन्सेंट ले लें। तो ये है। रिटायर्ड जजेस डेफिनेटली एट एनी टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी रिटायर्ड जज से सुप्रीम कोर्ट के कि, या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कि वो एक्ट करें एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, है ना। तो रिटायर्ड जज को भी वापस लाया जा सकता है। एंड ये भी प्रोसीजर जो है वो प्रीवियस कॉन्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट का चाहिए इसके अंदर, है ना। अब इनको सब कुछ दिया जाएगा, पावर्स, ज्यूरिडिक्शन, प्रिविलेजेस, बट उनको जज नहीं माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज दे आर द रिटायर्ड एंड एडहॉक बेसिस पे आए ना, इसलिए। सीट एंड प्रोसीजर की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की सीट कहाँ है? दिल्ली में डेफिनेटली, है ना। लेकिन ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑथोराइज करता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है टू अपॉइंट अदर प्लेसेस और प्लेसेस एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर चीफ जस्टिस चाहे ना तो इंडिया में कहीं भी वो सुप्रीम कोर्ट की सीट को अपॉइंट कर सकते हैं, है ना। एंड ही कैन टेक डिसीजंस इन दिस रिगार्ड ओनली विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का अप्रूवल इसमें मस्ट है। दिस प्रोविजन इज ओनली ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, है ना। तो प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस मिलकर के इसको कर सकते हैं। बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ही जो है प्रेसिडेंट के अप्रूवल से रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर होती है कोर्ट की।
ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल केस और रेफरेंसेज मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143, इन्होंने डिसाइड किया बाय अ बेंच कंसिस्टिंग एटलीस्ट 5 जजेस होनी चाहिए इसके अंदर, एंड जितने भी अदर केसेस होते हैं डिसाइडेड बाय सिंगल जज एंड डिवीजन बेंचेस, और कोर्ट केसेस में कौन डिलीवर करते हैं, हमारे चीफ जस्टिस। तो अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की किस तरीके से। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल है इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में। फेडरल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड गार्जियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट को इतना पावरफुल बनाती है इंडिपेंडेंट, बिकॉज इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुप्रीम कोर्ट इन द वर्ल्ड। पहला है इसका मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, कि इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, राष्ट्रपति इनको डायरेक्ट अपॉइंट करते हैं, है ना। हालांकि जिसका मतलब क्या है, कैबिनेट अपॉइंट करती है, लेकिन इसको सिलेक्शन कौन करता है अपॉइंट, और बेसिकली शॉर्टलिस्ट कौन करते हैं, कॉलेजियम। सेकंड आता है आपके सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, हटा नहीं सकते हैं इनके लाइफ टाइम में। नेक्स्ट फिक्स सर्विस कंडीशन, एक्सपेंसेस चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो किसी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं हो सकता उसके अंदर। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिट है बेसिकली है कि अगर कोई कंडक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा अगर डिस्कस किया गया है इन दी कोर्ट ऑफिशियल बिजनेस, तो स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता, एंड दे कैन नॉट बी ए ग्राउंड फॉर हिज इम्पीचमेंट। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, तो कोई भी इनको लालच नहीं रहता कि आफ्टर रिटायरमेंट हमको कोई जॉब मिले, है ना। हालांकि आप सबको पता है केस किस तरीके से यहाँ पर होता है। इन प्रैक्टिस हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, इन प्रैक्टिस बहुत सी चीज़ें हैं जो कि होती है ना। रंजन गोगोई का केस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, ये सुप्रीम कोर्ट जो है पनिश कर सकते हैं किसी को सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने के लिए, राइट। नेक्स्ट फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, खुद ही अपॉइंट करते हैं अपने इनके ऑफिसर्स को एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट को विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, है ना। और कंडीशन ऑफ सर्विस भी ये बनाते हैं। नेक्स्ट, इट्स जुरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टल, सुप्रीम ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट पावर डिराइव करते हैं, पार्लियामेंट अथोराइज नहीं है कि इनकी जुरिडिक्शन को कम कर सके, है ना। 10 है सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव की तरह नहीं है, बिकॉज एग्जीक्यूटिव एक अनदर पिलर है, जुडिशरी एक अनदर पिलर है, ठीक है। पब्लिक सर्विसेज का ये काम नहीं है। 3-4 चीज़ें आती है इसके अंदर, जैसे आपके CRPC का कोड है, जो आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो भी सेपरेट करती है इन दोनों को, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है जुडिशियल फंक्शन को। उसके अलावा जो हमारे DPSPs है वो भी सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल, मुझे बताओ DPSP का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन इन द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पावर दे रखी है, एक्सटेंसिव ज्यूरिसडिक्शन दे रखा है सुप्रीम कोर्ट को, है ना। तो वो क्या हो सकते हैं, जैसे कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, रिट, अपेलेट, एडवाइजरी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसके बारे में बात करते हैं। चलो ये वाला जो है टॉपिक हम देखेंगे इन नेक्स्ट लेसन, काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो इस लेसन को अच्छे से देखा आपने, अब अगले लेसन के लिए आप जो है वो वेट करें अंटिल इसको रिवाइज कर सकते हो आप, ठीक है। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग आईएएस मैथड।